जय हिंद दोस्तों। अभी तक हमने चार्जेस के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया है कि चार्जेस होते क्या हैं, चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग किन मेथड से चार्ज कर सकते हैं। और ये भी हम जानते हैं कि दो चार्ज बॉडीज़ एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करती हैं या फिर एक दूसरे को रिपल करती हैं। लेकिन अब हम ये जानने में इंटरेस्टेड हैं कि दो चार्ज बॉडीज़ एक दूसरे को किस फोर्स से अट्रैक्ट कर रही हैं या फिर किस फोर्स से एक दूसरे को रिपल कर रही हैं। ये जानने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कूलॉम लॉ। कूलॉम लॉ ये बताता है कि अगर दो पॉइंट ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हुए हों, दो पॉइंट चार्जेस एक दूसरे से अगर कुछ दूरी पर रखे हुए हों तो उनके बीच कितना फोर्स लगेगा। तो चलिए सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि आखिरकार ये पॉइंट चार्जेस होते क्या हैं। पॉइंट चार्जेस, तो पॉइंट चार्जेस का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि दो चार्ज हों और वो पॉइंट की तरह हों, ऐसा नहीं है। पॉइंट चार्जेस हम लोग उन्हें बोलेंगे यदि दो ऑब्जेक्ट हो हमारे पास और उन पे कुछ चार्ज है, उनको हमने अच्छी खासी डिस्टेंस पे रख दिया है। अब अगर एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को देखने पे वो छोटा सा लगे, साथ ही साथ इस ऑब्जेक्ट से इस ऑब्जेक्ट को देखने पे ये छोटा सा लगे, तो इन दोनों ऑब्जेक्ट को हम लोग बोल देंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट। और अगर इन दोनों में चार्ज हुआ तो यहाँ पे ये दोनों ऑब्जेक्ट कहला जाएंगे पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस का मतलब ये होता है कि दो चार्ज एक दूसरे से इतनी ज़्यादा डिस्टेंस पे रखे हुए हों कि एक चार्ज से दूसरी चार्ज बॉडी को अगर देखें तो वो छोटी सी लगे, साथ ही साथ अगर दूसरी चार्ज बॉडी से पहली चार्ज बॉडी को देखें तो वो छोटी सी लगे। जैसे हमारे पास अगर दो फुटबॉल हों, एक पे हमने कुछ चार्ज दिया है और उसको यहाँ पे रखा, दूसरी फुटबॉल को हमने चार्ज दिया और उसको 1 किलोमीटर दूर रखा, तो अगर इस फुटबॉल से उस फुटबॉल को देखेंगे तो वो छोटी सी लगेगी, साथ ही साथ अगर इस फुटबॉल से इस फुटबॉल को देखेंगे तो वो छोटी सी लगेगी। तो ये दोनों फुटबॉल कहला जाएंगी हमारे पास पॉइंट चार्जेस। दो बड़े बड़े ट्रक भी पॉइंट चार्जेस हो सकते हैं। वो कैसे? आप एक ट्रक पे कुछ चार्ज दीजिए, उसको यहाँ पे खड़ा रखिए और दूसरे ट्रक पे चार्ज दीजिए, और अगर वो 15 किलोमीटर दूर है तो यहाँ से उसको देखेंगे तो वो छोटा सा लगेगा और वहाँ से इस ट्रक को देखेंगे तो वो छोटा सा लगेगा। तो ये दोनों ट्रक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेंगे और इन दोनों के बीच जितना फोर्स लगेगा उसको हम लोग कूलाम के फॉर्मूले से आसानी से बता सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं अब कूलाम लॉ पे कि कूलाम लॉ होता क्या है। कूलाम लॉ ये बताता है कि दो पॉइंट चार्जेस लें हम लोग, एक यहाँ पे रख दें और दूसरे को कुछ डिस्टेंस पे रख देते हैं। जैसे इसमें Q1 चार्ज है, इस पर Q2 चार्ज है और इनके बीच की दूरी कितनी है, R है। तो कूलॉम ने ये बताया कि अगर दो पॉइंट चार्जेस कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए हों तो इनके बीच लगने वाला फोर्स इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के मल्टीपल के प्रोपोर्शनल होता है। इन दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड कितना है, इसका Q1 इसका Q2, तो Q1 Q2 के मल्टीपल के प्रोपोर्शनल होगा ये वाला फोर्स। और साथ ही साथ उन्होंने ये बताया कि इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब 1/r²। कूलॉम ने ये बताया कि अगर दो पॉइंट चार्जेस एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए हों तो उनके बीच लगने वाला फोर्स उन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के मल्टीपल के प्रोपोर्शनल होता है। साथ ही साथ उनके बीच लगने वाला फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा उन दोनों चार्जेस के बीच डिस्टेंस के स्क्वायर के। अब अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो हमारे पास निकल के आ जाएगा F प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r²। यहाँ से अगर हम लोग प्रोपोर्शनल को हटाएं तो हमें मिल जाएगा एक कांस्टेंट K Q1 Q2/r²। इस K का मान होता है 1/4πε0, 1/4πε0 Q1 Q2/r², जहाँ पे एप्सिलॉन है एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ऑफ स्पेस। अभी जो दोनों हमारे पॉइंट चार्जेस हैं ये स्पेस पे रखे हुए हैं, इनके बीच कोई मीडियम नहीं है।
तो k का मान हो जाएगा इतना 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, जहाँ पे एप्सिलॉन क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी है स्पेस की। इसका मान हुआ करता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और इसका यूनिट कितना हो जाएगा, तो इसको इधर साइड लेके आएंगे, इसको इधर साइड, तो कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका मान हो जाएगा 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे 4 का मान रखेंगे, पाई का मान रखेंगे, 3 पॉइंट करके जो कुछ भी होता हो, एप्सिलॉन का मान रखेंगे, तो इसका मान आया करता है 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान आ जाया करता है 9 × 10⁹ इसको अगर हम लोग यहाँ पे रख दें तो हमें मिल जाएगा F = इसका मान हमने ये रख दिया 9 × 10⁹ और फिर Q1 Q2/r²। यही होता है कूलॉम फार्मूला। कूलॉम ने बताया कि अगर दो चार्जेस कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए हों और उनके बीच अगर वैक्यूम हो या फिर एयर हो तो उनके बीच इतना फोर्स लगेगा। F = 9 × 10⁹ Q1 Q2/r²। लेकिन अगर इनके बीच मीडियम रख दिया जाए कोई भी जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर K हो तो यहाँ पे फिर फोर्स घट जाया करता है, और वो फोर्स कितना हो जाएगा 9 × 10⁹ था। हमने इनके बीच K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला मीडियम रख दिया है, ये कैपिटल K है, तो इतना हो जाएगा फोर्स Q1 Q2/r², जहाँ पे ये कैपिटल K क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। कई बुकों में इस K की जगह एप्सिलॉन R लिखा रहता है, उसका मतलब भी यही है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उस मीडियम का। अगर हम इन दोनों चार्जेस के बीच वैक्यूम रखें तो इनके बीच कितना फोर्स लगेगा 9 × 10⁹ Q1 Q2/r²। लेकिन अगर इनके बीच K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला मीडियम रख दिया जाए तो फिर फोर्स घट के इतना हो जाएगा 9 × 10⁻⁹ K Q1 Q2/r²। यही होता है फोर्स। या तो हम लोग ये वाला फार्मूला यूज करेंगे अगर दोनों चार्जेस के बीच वैक्यूम हुआ तो, और अगर दोनों चार्जेस के बीच मीडियम हुआ तो यहाँ पे फिर K यूज करेंगे। अलग अलग सिस्टम के लिए हम लोग इन फार्मूलों को सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम लोग SI सिस्टम की बात करें, SI सिस्टम पे निकालना चाहें इन दोनों के बीच कितना फोर्स लगेगा, तो वो फोर्स हो जाएगा F = 9 × 10⁹ Q1 Q2/r²। ये हो जाता है इतने न्यूटन। और SI में अगर इनके बीच का मीडियम हो तो फिर इतना हो जाएगा 9 × 10⁹ Q1 Q2/r², और यहाँ पे K। लेकिन अगर हम लोग CGS की अगर बात करें तो CGS की कंडीशन में इस वाली वैल्यू का मान इतना ना हो के 1 हुआ करता है। CGS में इस वाली वैल्यू का मान, मेन फार्मूला ये था, अगर हम लोग SI की बात की है तो इसकी जगह हमने 9 × 10⁹ रख दिया तो ये इतना आ गया। लेकिन अगर हम लोग CGS की बात करें तो इस वैल्यू का मान 1 हुआ करता है, तो कितना फोर्स मिल जाएगा हमें, F = उसकी जगह 1 हो गया तो Q1 Q2/r² बस मिलेगा। और अगर इनके बीच K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला मीडियम आ गया है और हम लोग CGS सिस्टम में निकालना चाहते हैं कि इनके बीच कितना फोर्स लगेगा, तो फिर वहाँ पे स्मॉल k का मान तो 1 हो गया इस वाली वैल्यू का मान, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला K बस बचेगा Q1 Q2/r², और ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला K आ जाएगा कैपिटल K। तो हम लोग इन फार्मूले से आसानी से निकाल पाएंगे कि दो चार्ज बॉडी अगर एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे रखी हुई हो तो उनके बीच कितना फोर्स लगेगा। अभी तक हमने ये सीखा कि अगर दो पॉइंट चार्जेस कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए हों तो कैसे हम लोग कूलॉम लॉ की हेल्प से उन दोनों के बीच कितना फोर्स लग रहा है उसको हम लोग निकाल पाएंगे।
लेकिन अब हम लोग बात करेंगे कूलॉम लॉ के वेक्टर फॉर्म की, कि वो जो फोर्स लगते हैं उनके बीच उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा। तो मान लीजिए कि हमारे पास दो चार्ज हैं, एक पे चार्ज ये है, इस पे चार्ज है प्लस का Q1, दूसरा चार्ज यहाँ पे है और इस पे चार्ज है प्लस का Q2। इनके बीच की दूरी कितनी है, R है। तो ये वाली चार्ज बॉडी इस पे फोर्स लगाएगी इधर साइड, भाई इस पे प्लस का चार्ज है, इस पे भी प्लस का चार्ज है, तो ये चार्ज बॉडी इधर साइड फोर्स लगाएगी। साथ ही साथ ये वाली चार्ज बॉडी इस पे ऐसे फोर्स लगाएगी। तो हम फोर्स निकालने वाले हैं कि किसका डायरेक्शन किधर साइड रहेगा और कितने मैग्नीट्यूड का रहेगा। तो चलिए सबसे पहले ये इस पे जो फोर्स लग रहा है उसको निकालने वाले हैं। ये बॉडी इस पे फोर्स लगाने वाली है उधर साइड, इसको हमने नाम दे दिया F2N, ये वेक्टर इधर साइड 2 पे फोर्स लग रहा है पहले ऑब्जेक्ट के कारण F2N, वो कितना हो जाएगा, चलिए वो निकालते हैं। तो F2N वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड, अभी हमने देखा कि अगर दो चार्जेस एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए हों तो इनके बीच फोर्स कितना लगता है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। अब चूंकि हमें डायरेक्शन भी बतानी है तो इधर साइड हमें डायरेक्शन इंक्लूड करना पड़ेगा। तो F2N का डायरेक्शन इधर साइड है, ऐसे है, तो हम लोग यहाँ पे यूनिट वेक्टर बनाते हैं। R जो डिस्टेंस है इसका यूनिट वेक्टर बनाने की कोशिश करते हैं। यूनिट वेक्टर से हमें फ़ायदा यह होगा कि चूंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है और यूनिट वेक्टर सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन दिखाने के काम आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन के लिए उसका यूज़ कर लेंगे, तो इसका मैग्नीट्यूड भी सेम बना रहेगा और डायरेक्शन भी पता चल जाएगा। तो ऐसे डायरेक्शन बनाना है। तो हमने किया क्या, इधर साइड एक ठो इसका यूनिट वेक्टर बना लिया और उसको हमने नाम दे दिया R12 कैप। R12 क्या बताता है कि पहले चार्ज बॉडी से दूसरे चार्ज बॉडी की तरफ, मतलब ये इधर साइड अपने को जाना है और यही फोर्स का डायरेक्शन है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया R12 कैप, ये बन गया इसका मान। F2N वेक्टर इक्वल टू कितना निकल के आ गया, ये मैग्नीट्यूड बताता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R², और ये डायरेक्शन बता रहा है कि इधर साइड है, 1 से 2 की साइड है। हम लोग इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे रहे हैं। अब हम लोग इस पे कितना फोर्स लग रहा है वो निकालने वाले हैं इसके कारण। तो इस पे फोर्स, ये भी पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, ये भी पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, तो ये वाली चार्ज बॉडी इस पे फोर्स उधर साइड लगाएगी, उधर साइड फोर्स लगेगा, और वो कितना लगेगा तो उसको हमने नाम दे दिया F12। ये वेक्टर उधर साइड है, इसका डायरेक्शन ये क्या बताता है, पहली ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगने वाला है, किसके कारण, दूसरे ऑब्जेक्ट के कारण। इसका हम लोग मैग्नीट्यूड निकालने वाले हैं, साथ ही साथ डायरेक्शन वगैरह मान निकालेंगे इसका। तो F12 वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा, पहले मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो मैग्नीट्यूड तो उतना ही रहेगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। अब हम लोग फिर से यहाँ डायरेक्शन बताने वाले हैं क्योंकि ये मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन भी चाहिए। इधर साइड हमने वेक्टर यूनिट ली है, हाँ, तो ये वाला डायरेक्शन बताना है। डायरेक्शन के लिए अब हम लोग करते क्या हैं, इधर साइड मान लेते हैं R21 कैप। R21 कैप क्या बता रहा है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है और डायरेक्शन किधर साइड है, तो 2 से 1 की ओर, ये 2 ये है और 1 ये है, तो उधर साइड है इसका डायरेक्शन। ये हो गया R21 कैप, ये हमने नाम दे दिया इसको इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम लोग ये जानते हैं कि चूंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, R12 कैप का अगर हम लोग मॉड निकालें तो ये R21 कैप मॉड के बराबर होगा, क्योंकि इसका मान भी 1 है, इसका मान भी 1 है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। R12 कैप इधर साइड है और R21 कैप उधर साइड है, तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, R12 कैप इक्वल टू माइनस का R21 कैप, क्योंकि दोनों बराबर हैं, बस दोनों अपोजिट साइन है इनमें, एक इधर साइड है दूसरी इधर साइड है, तो हमने इसको ये कर दिया। अब अगर हम लोग R12 कैप का मान इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखें तो हमें मिल जाएगा F21 कैप वेक्टर इक्वल टू F21 वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और इसकी जगह हम लोग ये पुट कर सकते हैं। R12 कैप का मान हमारा क्या आया है, माइनस का R21, ये F21 वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस अगर हम लोग कॉमन ले लें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ से मुझे मिल जाएगा R12 कैप। अब देखिए इस पूरी की पूरी वैल्यू का मान है F12 वेक्टर, इसकी जगह हम लोग ये लिखा रहने दीजिए, ये मिट गया, इसकी जगह हम लोग ये पुट कर सकते हैं। तो क्या मिल जाएगा, F21 वेक्टर इक्वल टू माइनस का ये, और इसकी जगह हमने लिख दिया F12 वेक्टर। तो हमें क्या निकल के आया कि F21 वेक्टर इक्वल टू माइनस का F12 वेक्टर। ये आ गया न्यूटन का थर्ड लॉ कि ये ऑब्जेक्ट इस पे जितना फोर्स लगाएगी उतना ही फोर्स ये वाली ऑब्जेक्ट इस पे लगाएगी, बस दोनों का डायरेक्शन अपोजिट रहेगा। 2 पे जितना फोर्स लग रहा है पहले के कारण, उतना ही फोर्स पहले पे लग रहा है दूसरे के कारण, बस दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। तो हमें ये पता चला कि अगर दो चार्ज बॉडी एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे रखी हुई हों तो पहली वाली बॉडी दूसरे बॉडी पे जितना फोर्स लगाती है, दूसरी वाली बॉडी भी पहले बॉडी पे उतना ही फोर्स लगाती है, बस दोनों का डायरेक्शन अलग अलग रहता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं कूलॉम लॉ की लिमिटेशंस की, कि कूलॉम लॉ की क्या क्या सीमाएं हैं। तो कूलॉम लॉ की पहली लिमिटेशन ये है कि कूलॉम लॉ सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए ही एप्लीकेबल है। हम लोग कूलॉम लॉ तभी लगा सकते हैं जब दोनों चार्ज कैसे हों, पॉइंट चार्ज हों। अगर हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस नहीं हैं तो फिर हम वहाँ पे कूलॉम लॉ नहीं लगा सकते हैं। अगर हमारे पास मान लीजिए दो मार्कर हैं, एक पे हमने कुछ चार्ज दे दिया है, दूसरे पे भी हमने कुछ चार्ज दे दिया है। अब दोनों मार्कर को इतनी दूरी पे रखा है तो ये मार्कर इस पे फोर्स लगाएगा, साथ ही साथ यहाँ पे जो मार्कर है इस पे फोर्स लगाएगा, लेकिन कितना फोर्स लगेगा इन दोनों के बीच वो हम इस लॉ से नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन अगर इन दोनों मार्कर को हम चार्ज करते हैं और इनके बीच की दूरी अच्छी खासी कर देते हैं कि अगर हम इस मार्कर से उस मार्कर को देखें तो वो छोटा सा लगे, साथ ही साथ इस मार्कर को इस मार्कर से इस मार्कर को देखें तो वो छोटा सा लगे, तब हम वहाँ पे लगा सकते हैं कि ये दोनों मार्कर एक दूसरे पे कितना फोर्स लगा रहे होंगे। लेकिन अगर पास पास रखे हैं तो ये पॉइंट चार्ज नहीं हुए, और अगर पॉइंट चार्ज नहीं है तो फिर कूलॉम लॉ यहाँ पे नहीं लगाया जा सकता। फोर्स लगेगा लेकिन कितना लगेगा वो इस लॉ से नहीं पता चल पाएगा। दूसरी कंडीशन ये है कि दोनों रेस्ट पे होने चाहिए, दोनों रुके हुए होने चाहिए। इतनी ज़्यादा डिस्टेंस पे रख दी जाए कि ये दोनों पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने लगे, और साथ ही साथ ये दोनों रुके हुए होने चाहिए, नहीं तो फिर हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। तीसरी सीमा ये है, कूलॉम लॉ की लिमिटेशन ये है कि दिस लॉ इज वैलिड ओनली फॉर व्हेन बोथ चार्जेस आर प्लेस्ड लेस देन 10⁻⁻15 कूलम। मतलब दो चार्ज बॉडी अगर एक दूसरे से 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी पे हैं तो उस कंडीशन में हम लोग कूलॉम लॉ नहीं लगा सकते। जैसे न्यूक्लियस में होता है, न्यूक्लियस का साइज हम लोग देखें तो 10⁻⁻15 मीटर से कम होता है, और न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन में तो कोई चार्ज नहीं होता है, लेकिन प्रोटॉनों में होता है पॉजिटिव चार्ज। तो अगर हम लोग इस लॉ को मानने लगे कि वहाँ पे भी कूलॉम लॉ काम कर जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि कूलॉम लॉ ये बताता है कि दो सेम टाइप की चार्ज बॉडी एक दूसरे को रिपल करेंगी। तो प्रोटॉन में होता है पॉजिटिव चार्ज, तो अगर वहाँ पे कूलॉम लॉ वैलिड हो जाए तो प्रोटॉन एक दूसरे को रिपल करेंगे और पूरा का पूरा न्यूक्लियस फट जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। अगर दो पॉइंट चार्जेस 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी पे हैं तो वहाँ पे फिर कूलॉम लॉ वैलिड नहीं होता है। जैसे न्यूक्लियस पे वहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स काम करने लगता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स वाला वहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं रहता है। तो आशा है कि आपको इस छोटे से वीडियो में काफ़ी कुछ मदद मिली होगी। आगे के टॉपिक को हम लोग अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। जेईई और नेट के क्वेश्चन करने वाले हैं कुछ कूलॉम लॉ से। तो पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।